गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इम्यूनोलॉजी के दूसरे टॉपिक के साथ, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात कर रहे थे। हम लोग ये सीरीज कॉम्प्लीमेंट कास्केड का कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोगों ने क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे की बात किए थे। आज हम लोग एक पाथवे की बात कर रहे हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिव पाथवे। इसको प्रोपाडीन पाथवे भी बोलते हैं। वो मैकेनिज्म समझने से हम लोग समझेंगे कि आखिर इसको प्रोपाडीन पाथवे क्यों बोलते हैं। साथ ही साथ ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे क्लासिकल पाथवे से कैसे डिफर करता है, इस बात पे भी एम्फसाइज करेंगे। दरअसल जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पाथवे दरअसल अल्टरनेटिव पाथवे इज अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, इसलिए कि सब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के लिए ये एक्टिवेट होता है अल्टरनेटिव पाथवे। मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट टाइम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर हुआ है बॉडी में, तो ये पाथवे एक्टिव होगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्लासिकल पाथवे के अंदर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, मतलब कि एंटीबॉडी मेडिएटेड पाथवे है। मतलब आईजीजी आईजीएम बनता है। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में बात किया है। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। अल्टरनेटिव पाथवे में ये एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है। एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट पाथवे है क्योंकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोजर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है तो एंटीबॉडी इमीडिएट नहीं बनता। मतलब कि बी सेल से प्लाज्मा सेल में कन्वर्जन इमीडिएट नहीं होता। ये इसके लिए टाइम लगता है, मतलब ये डिले प्रोसेस है। ये इसीलिए इसको एडेप्टिव बोलते हैं। अगर सेकेंड टाइम इसी सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना हुआ बॉडी में होता है। अब ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे में हम लोग जानते हैं कि सीरीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनता है और इसीलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कैस्केड बोलते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाता है लिवर सेल। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे माइक्रोफाजेस भी कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन माइक्रोफाजेस भी बनाते हैं। साथ ही साथ GI2 म्यूकोसा के अंदर C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बनता है। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी बात किया था। आज ये बात कर रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिंथेसाइज करके ये पोर करता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ये सर्कुलेट होता है अनलेस एंड अनटिल कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर नहीं हुआ है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्सपोजर होगा बॉडी के अंदर तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के अंदर इंडोथेलियल लाइनिंग के थ्रू स्क्वीज करेगा ये सारा प्रोटीन और ब्लड, और उसके साथ ही ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएगा। और ये कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि देखिए, ये सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के सरफेस पे ये बैक्टीरिया जैसे इन्वेड किया है बॉडी के अंदर तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है। उस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स के होने के चलते क्या होगा कि ये इंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर इंडोथेलियल लाइनिंग, ये देखिए एडजेसेंट इंडोथेलियल लाइनिंग के अंदर गैप क्रिएट होने लगेगा और इस गैप के थ्रू ये स्क्वीज करेगा और ये बाहर आएगा, और इसके साथ साथ बहुत सारा प्रोटीन भी बाहर आएगा। इसीलिए कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन है तो आपको स्वेलिंग भी दिखता है, एडिमा, ड्यू टू द सम प्रोटीन्स। इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी आ रहा है एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन हुआ है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जैसे इन्वेजन हुआ है तो इन केस ऑफ क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो हम लोगों ने देखा है पिछले लेक्चर में, अगर आप नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जैसे बैक्टीरिया के पास पहुंचता है इन केस ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे, जबकि क्लासिकल पाथवे के अंदर एंटीबॉडी, अब बैक्टीरिया के सरफेस पे ग्लाइकोप्रोटीन है जिसको बोलते हैं, इसका एंटीजन है। होल बैक्टीरिया एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है, या उसके अंदर या लिपोपॉलीसेक्राइड्स है, ग्लाइकोप्रोटीन है सरफेस पे, वो फंजाई के सरफेस पे हो सकता है या वेरियंस के सरफेस पे हो सकता है। वायरल इन्वेलप का जो
ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो एंटीजन की तरह एक्ट कर सकता है। तो क्लासिकल पाथवे के अंदर उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी बात कर रहे थे कि अल्टरनेटिव पाथवे इज अ पार्ट ऑफ इननेट और फर्स्ट टाइम एक्सपोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होगा, तो कोई सवाल ही नहीं है कि एंटीबॉडी इमीडिएट आपको एंटीबॉडी बनते हुए दिखेगा। तो ये अल्टरनेटिव पाथवे के थ्रू क्या होगा कि सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट होगा वो डायरेक्ट C3 होगा, C3 प्रोटीन, यहाँ का ये C3 प्रोटीन एक्टिवेट होगा। अब अल्टरनेटिव पाथवे के केस में आपको एक बात बताएं कि ये C3 प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली ब्रेक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। कुछ C3 प्रोटीन, एकदम फ्यू, ये सारा C3 प्रोटीन सर्कुलेट नहीं होता है, कुछ C3 प्रोटीन स्पॉन्टेनियसली स्प्लिट करता है C3A के अंदर और C3B में। ये स्प्लिटिंग होता है C3A और C3B में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये बिगर फ्रैगमेंट है, ये स्मॉलर फ्रैगमेंट है, ये पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया। अब क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट से कैसे अंतर है आप समझ गए। C1 प्रोटीन उसमें इन्वॉल्व होगा, वो FC पोर्शन, एंटीबॉडी के FC पोर्शन से वो इंटरेक्ट करता है, लेकिन ये C3 डायरेक्टली क्या है कि ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। ये बैक्टीरिया के सरफेस पे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जैसे ये देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इस ग्लाइकोप्रोटीन के सरफेस पे ये डायरेक्टली आके ये बाइंड कर सकता है। कौन आके बाइंड कर सकता है? जैसा कि हम बोल रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ C3 प्रोटीन इतना हाईली अनस्टेबल होता है कि ये कुछ ब्रेक कर जाता है C3 और C3B में, पूरा ब्रेक नहीं करता, और ये आके इसके साथ बाइंड कर जाता है C3B में, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, सवाल उठता है ये कि जब ये साइमल्टेनियसली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जब ये स्पॉन्टेनियसली ब्रेक करता है, तो ये तो हमारे सेल्फ के लिए, जिसको सेल्फ सेल बोलते हैं, उसके लिए तो डेंजरस हो सकता है। अब उसके लिए तो डेंजरस हो सकता है, हमारे सेल को भी ये C3 एक्ट कर सकता है ऑप्सिनिन की तरह और मैक कॉम्प्लेक्स बना के हमारे नॉर्मल सेल को मारने लगे, तो हमारे लिए तो ये डेंजरस है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। दरअसल सेल्फ सेल के लिए C3 प्रोटीन के पास कोई एफिनिटी नहीं है। मतलब ये हुआ कि यही समझ लेते हैं कि ये हमारा अगर सेल्फ सेल है, सेल्फ सेल, नॉर्मल सेल जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मल सेल, इसको इम्यून सिस्टम डिफ्रेंशिएट करता है हमारा अपने सेल और इन्वेडिंग सेल में डिफ्रेंशिएट करने का ये है। अब देखिए हमारे सेल के सरफेस पे भी तो हो सकता है ग्लाइकोप्रोटीन। मान लिया कि ये आरबीसी ही है, ये आरबीसी का सेल है, तो आरबीसी के सेल पे तो ग्लाइकोप्रोटीन है। अब क्या होगा कि नॉर्मली जब हम बात करें कि स्पॉन्टेनियसली ये ब्रेक कर जाता है C3A C3B में, तो चांस तो ये भी है कि इसके साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ C3B आके बाइंड कर जाए और बाइंड करने के बाद ऑप्सिनिन की तरह एक्ट करे और ऑप्सनाइजेशन होने लगे, और जिससे फैगोसाइटोसिस होगा और सेल, नॉर्मल सेल की डेथ हो जाएगी। या दूसरा बात ये हो सकता है कि टर्मिनल C प्रोटीन सब सारा बन सकता है, C5B, C6, C7, C8, C9, और मैक कॉम्प्लेक्स बना के नॉर्मल सेल को भी लाइज कर सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये दरअसल ऐसा इसलिए नहीं होता है कि नेचर ने हमारे अपने सेल के लिए बचाने के लिए एक प्रोटीन इसके साथ दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं C3 इनहिबिटर, C3B इनहिबिटर। ये C3B इनहिबिटर है। मतलब कि जब ये C3B यहाँ बाइंड होने आएगा तो इसको ये इनहिबिट कर देगा। नॉर्मल सेल पे इसके लिए इनहिबिटर है, इसको बाइंड नहीं होने देगा, किसी भी सूरत में इसको बाइंड नहीं होने देगा। साथ ही साथ एक और इसके सरफेस पे एक और मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं साइलिक एसिड। ये साइलिक एसिड, केमिकली साइलिक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? नाना बोलते हैं, नाना। ये थोड़ा अनयूजुअल नेम है। एन एसिटाइल, इसको क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं एन एसिटाइल
म्यूरानिमिक एसिड, म्यूरामिनिक एसिड, एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड, ये सैलिक एसिड है। मतलब क्या हुआ कि सेल्फ सेल को बचाने के लिए C3b से हमारे पास सैलिक एसिड है इस नॉर्मल सेल के सरफेस पे, साथ ही साथ C3b इनहिबिटर है। इसीलिए ये स्पॉन्टेनियस ब्रेक डाउन होने के बावजूद ये हमारे नॉर्मल सेल को कुछ नहीं कर सकता, मतलब ये इनहिबिट कर देता है। इसलिए नॉर्मल सेल नहीं मारा जा सकता है, किल्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ C3b, जबकि इसके थ्रू ये मारा जा सकता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे C3b का क्या काम हुआ? C3b सबसे पहले यहाँ पे पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया कि C3b एक्ट एज ए ऑप्शनिन, ऑप्शनाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, क्योंकि बहुत सारा हमारा सेल जैसे मैक्रोफाजेज है, मैक्रोफाजेज के सरफेस पे इसके लिए रिसेप्टर होता है, और जैसे ये जाके वहाँ बाइंड करता है तो माइक्रोफाजेज के अंदर एक इंटरनल सिग्नल जाता है कि इसको इनगल्फ करना है, फाइगोसाइटोसिस करना है, और वो फाइगोसाइटोसिस फास्टली करता है। जबकि यही हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट इसके बारे में अगले लेक्चर में किसी दिन एक सेपरेट लेक्चर करेंगे, उसमें इस C3b डिफेक्ट के कारण क्या हो सकता है इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ एक बात यहीं आपको रिमार्केबल बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत बता दें कि C3b एक्चुअली एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए जाना जाता है कि C3b क्या करता है कि हमारे ये जो बी सेल है, बी सेल प्रोलिफरेशन कराता है। और वो बी से क्योंकि बी सेल के लिए C3b के लिए बी सेल के पास रिसेप्टर होता है, और वो जैसे बाइंड करता है तो बी सेल के अंदर प्रोलिफरेशन होता है, और वो एम्प्लीफाई करता है, और प्लाज्मा सेल लार्ज अमाउंट में एंटीबॉडी बनाने लगता है, और वो एंटीबॉडी दरअसल ये पॉजिटिवली रेगुलेट करता है, और एंटीबॉडी बनना लार्ज अमाउंट में मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेडर को किल करने में मदद करता है। तो वो हम लोग एक अलग से लेक्चर में करेंगे। मैंने यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल सेल से कैसे स्पॉन्टेनियस, अगर मतलब ये एक पॉइंट और आपको याद रखना चाहिए कि यहाँ पे किसी तरह का C3 कन्वर्टेज इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, जैसा कि हम लोग क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में पढ़ रहे थे। यहाँ ये स्पॉन्टेनियसली ब्रेक करता है। फिर शुरू करने के लिए, इस रिएक्शन को शुरू करने के लिए सेल के पास इस सर्कुलेटरी सिस्टम में थोड़ा सा C3 ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ये ब्रेक करते रहता है, और उसी को यूज इस कास्केड को इनिशिएट करने के लिए, अल्टरनेटिव पाथवे को इनिशिएट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम इसका मदद लेता है, और यहाँ C3a एलिमिनेट कर जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि C3a क्या करता है, ये मास्ट सेल के रिसेप्टर पे बाइंड कर सकता है, क्योंकि इसके लिए मास्ट सेल के पास रिसेप्टर होता ही है। और मास्ट सेल आपको पता है कि नॉर्मली हर सेल के पास, हमारे बॉडी के लगभग सेल के पास ज़्यादातर स्किन के सरफेस पे है, और जैसे किसी तरह का ट्रॉमा, फिजिकल इंजरी होगा, केमिकल इंजरी होगा, थर्मल इंजरी होगा, लाइट के थ्रू हो सकता है, रेडिएशन से किसी तरह का रेडिएशन के थ्रू मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है, और उसके सरफेस से उसके रिसेप्टर है चूँकि C3a के लिए, वहाँ जाके बाइंड करके, और हमको पता है कि मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स है, जो वेसिकल्स जिसको बोलते हैं, उस वेसिकल्स के अंदर पैक्ड है बहुत सारा कंपाउंड, वैसोडाइलेटर जिसको बोलते हैं हम लोग, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये रिलीज करता है और एनाफाइलेटिक शॉक क्रिएट करता है। तो ये पिछले लेक्चर में भी हम लोग, ये नया बात नहीं है, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इस बात का डिस्कशन किया है। अब देखिए दरअसल क्या होगा कि जैसे C3b यहाँ बाइंड कर गया, अब नॉर्मल प्रोसेस क्या होगा कि C3 बाइंड होने के बाद, ये जैसे C3 यहाँ बाइंड हो गया, यहाँ क्या है, ये हमारा बिग फ्रेगमेंट है जिसको बोलते हैं C3b। ये C3 बाइंड होने के बाद दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसको आके ज्वाइन करेगा, वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सेकेंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आके ज्वाइन करेगा, उसको बोलते हैं बी प्रोटीन। क्या बोलते हैं? बी प्रोटीन। अब देखिए क्लासिकल में क्या था कि C1 के साथ C4 C2 आके ज्वाइन करता था,
लेकिन यहाँ डायरेक्टली C3 है और उसके बाद C3 के बाद यहाँ ना तो C2 है, ना तो C4 है, ना C1 है, डायरेक्ट C3 है और C3 के बाद एक नया प्रोटीन इसमें इस अल्टरनेटिव पाथवे में आके लगता है जिसको बोलते हैं B प्रोटीन। और B प्रोटीन भी फ्रेगमेंटाइज कर जाता है B A में और B B में, ये याद रखना चाहिए। ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है और ये बिगर है, ये बिगर है। BB मतलब क्या हुआ कि ये BB आके यहां ज्वाइन करेगा। ये कौन सा है? ये BB, ठीक है, ये यहां ज्वाइन किया BB। और दरअसल सवाल है कि ये B को कौन सा प्रोटीन फ्रेगमेंटाइज करता है, तो याद रखना चाहिए फैक्टर D, इसको फ्रेगमेंटाइज करता है फैक्टर D। यहां तक का सीन क्लियर है कि सबसे पहले किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेजन होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन है उस पर डायरेक्टली आके कॉम्प्लीमेंट C3 प्रोटीन आके इंटरैक्ट करेगा, स्पेशली C3b। और ये स्पॉन्टेनियस फ्रेगमेंटाइजेशन के चलते कुछ इसमें किसी तरह का C3 कन्वर्टेज आके फ्रेगमेंटाइज इनिशियली नहीं करता, ये शुरू में C3b फ्रेगमेंटाइज होता है और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ C3b इंटरैक्ट करता है और इसके बाद दूसरा प्रोटीन BB प्रोटीन आके इंटरैक्ट करता है। अब नेक्स्ट क्या होगा इसको देखते हैं, ये मिटाते हैं, यहाँ देखिए ये मिटाते हैं, B और BB में फ्रेगमेंटाइज हुआ, फ्रेगमेंटाइज करने वाला फैक्टर है फैक्टर D। देखिए इसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ B लग गया है, ये जैसे B लग गया है तो एक प्रोटीन आके ज्वाइन करता है इसके सरफेस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये जैसे C3b है और ये हमारा BB है, इसके सरफेस पे एक और आके प्रोटीन जाके आके लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं P प्रोटीन। P प्रोटीन, P प्रोटीन, P दरअसल इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन का नाम है प्रोपाडीन। इस प्रोपाडीन प्रोटीन है ये आके ज्वाइन करता है इसको और ये इसका फंक्शन ये है कि इस कॉम्प्लेक्स को C3b और BB के, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है C3b और BB, इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। इसका फंक्शन क्या है प्रोपाडीन का? एक तो रेगुलेशन में भी है, उसमें अगले लेक्चर में हम लोग डील करेंगे इसको, लेकिन अभी क्या है इसका फंक्शन जानने का कि ये स्टेबलाइज करता है, P प्रोटीन इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है C3b और BB को। और यही C3BB एक्ट करता है, इट एक्ट एज C3 कन्वर्टेज। C3 कन्वर्टेज, यहीं से पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ C3b और BB कॉम्प्लेक्स एक्ट करता है C3 कन्वर्टेज के तरफ। अब क्या करेगा कि जो सेल में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, बहुत सारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो आ रहा है C3b, उस C3b को अब ये लार्ज अमाउंट में ब्रेक करेगा C3BB में। समझ रहे हैं? C3BB C3 कन्वर्टेज की तरह एक्ट कर रहा है। इनिशियली स्पॉन्टेनियसली ये ब्रेक कर रहा था, लेकिन जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये पावरफुल कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी है इस कॉम्प्लेक्स के पास कि एक्ट करता है C3 कन्वर्टेज की तरह, और ये C3 कन्वर्टेज ब्रेक करने लगेगा C3 प्रोटीन को। ये C3 प्रोटीन को ब्रेक करने लगेगा C3a और C3b में। ये ब्रेक करने लगेगा C3a और C3b में, मतलब लार्जर कॉम्प्लेक्स C3b और C3a में ब्रेक करने लगेगा। आफ्टर ब्रेकिंग ये इस कॉम्प्लेक्स को इस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे आके ये ज्वाइन करेगा C3b। अब ये देखिए, अब जो कॉम्प्लेक्स बना है हमारे पास C3b, साथ ही साथ BB और C3b, इस कॉम्प्लेक्स के लिए एक नाम देते हैं C5 कन्वर्टेज। अब ये C5 कन्वर्टेज है। अब ये C5 कन्वर्टेज के पास कैपेसिटी है कि ये नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इस C5 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को विद द हेल्प ऑफ C3b कॉम्प्लेक्स ये फ्रेगमेंटाइज करेगा इस C5
C5a में स्मॉलर फ्रेगमेंट में और C5b में। और जैसा कि हम लोग वही बात समझते हैं कि C5a एक्ट एज एनाफाइलेटिक शॉक। ये C5a क्या करेगा कि एनाफाइलेटिक शॉक क्रिएट करेगा। ये जैसा कि C3a करता है उसी तरह से C5a भी करता है, इसलिए कि ये C5a और C3a के लिए मास्ट सेल के पास रिसेप्टर होता है और वो मास्ट सेल के पास रिसेप्टर होने के चलते क्या होगा कि वहाँ जाके ये बाइंड करेगा और बाइंड होने के बाद मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेनुअल्स है, वेसिकल्स है, वो डीग्रेनुलेशन होगा इस वेसिकल्स का और एक्सोसाइटोसिस होगा। जो वेसिकल्स के अंदर लोडेड केमिकल कंपाउंड है हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, और वो रिलीज होगा और वो एनाफाइलेटिक शॉक क्रिएट करेगा। ये हम लोग जानते हैं, तो इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया है। अब ये C3b क्या करेगा? ये C3b नेक्स्ट जो टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट पाथवे प्रोटीन सब है, टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये सेम है एग्जैक्टली क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे में जो टर्मिनल प्रोटीन सारा था, एग्जैक्टली उसी तरह का टर्मिनल प्रोटीन इसमें भी बनता है। मतलब ये हुआ कि ये हमारा C5b इस कॉम्प्लेक्स बनने के बाद C5b बनेगा। C5b के साथ आके ज्वाइन करेगा C6 फर्मेंटाइज नहीं होता है, पिछले लेक्चर में भी बात किया था। उसके बाद C7 बनेगा, उसके बाद C8 बनेगा। एट ए टाइम यही कॉम्प्लेक्स बनता है C5b, C6, C7 एंड C8, ठीक है। और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के पास, ये जैसे इन्वेजन है बैक्टीरिया, इस बैक्टीरियल मेम्ब्रेन में फिजिकली इंसर्ट होता है इस फॉर्म में C5b, C6, C7 और C8। मैकेनिकली इंसर्ट हो गया फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के अंदर। ये इंजाइमेटिकली डिग्रेडेट नहीं करता फॉस्फोलिपिड को, ये बात आपको याद रखना चाहिए। साथ में ये जो नेक्स्ट प्रोटीन आके ज्वाइन करता है ये C9 करता है, और C9 सिंगल प्रोटीन ज्वाइन नहीं करता है, ये 10 से 19 के संख्या में एक रिंग बनाता है। ये साथ में एक रिंग बनाता है, जैसे देखिए एक चैनल के थ्रू ये रिंग बनाएगा, ऐसा रिंग बनाता है। ये 10 से 14 हो सकता है, 6 भी कभी कभी बन सकता है, ये डिपेंड करता है सेल के न्यूट्रिशन पे कितना है। ये देखिए ये बनेगा, ये लगभग C9 प्रोटीन है। ये C9 मतलब ये C10 टू C9 कितना बन सकता है? C9 का नंबर कितना हो सकता है? नंबर ऑफ C9 10 से 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 से 19 हो सकता है। और ये जैसे बनता है तो मेम्ब्रेन के अंदर एक चैनल बन गया, और इस चैनल के थ्रू क्या होगा कि मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी अल्टर कर जाएगा और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज का जो अपना एक ये था प्रॉपर वे था वो अल्टर कर गया, और लीकेज होने लगेगा आयन का, आयन बाहर आने लगेगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर आने लगेगा, और ऐसे ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा। और इस सारे कॉम्प्लेक्स को C5b, C6, C7, C8, C9 इसको बोलते हैं मैक मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स। और यही गोल है किसी भी पाथवे का। अल्टरनेटिव पाथवे भी की बात करें, क्लासिकल पाथवे की बात करें, लेक्टिन मैनन पाथवे की बात करें, सारे पाथवे का अल्टीमेट गोल इज टू मेक मैक। तो ये बनने के बाद बैक्टीरिया लाइज्ड हो जाता है, बैक्टीरिया को इस तरह से किल किया जाता है। तो मतलब हुआ कि ये क्लासिकल पाथवे से इस तरह से ये डिफ़र करता है। तो इसी बात को याद रखना है कि कैसे ये डिफ़र करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात कभी कभी पूछता है कि ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट है या एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। तो चूंकि ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है अल्टरनेटिव पाथवे, इसलिए एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट है। इस बात को समझना चाहिए। इसमें किसी तरह का, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट टाइम कभी भी एक्सपोजर होगा तभी ये अल्टरनेटिव पाथवे ऑपरेट होगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड
अगले लेक्चर में हम लोग लेक्टिन पाथवे की बात करेंगे डिटेल में, और उसके बाद हम लोग इस सारे तीनों पाथवे का रेगुलेशन पे बात करेंगे कि ये कैसे रेगुलेट होता है। अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन के चलते अगर किसी तरह का डिसफंक्शनिंग है किसी भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के साथ तो क्या क्या बीमारी हो सकता है, डिजीज हो सकता है, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका भी चर्चा करना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बात करेंगे। इससे रिलेटेड अभी तक अगर किसी तरह का आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।